क्लास 12th पे जो जीमेंस का सिलेबस हम कंटिन्यू कर रहे थे, उस पर एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने समाप्त किया था। उसके लगभग क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिया। जिसको जहां डाउट था वो पूछे भी हैं, उनका रिस्पांस भी मिला है। सीट अभी आपको नहीं मिल पा रही है, जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो बराबर सीट मिल जाएगी और उसके लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, आप लोग कर लेंगे। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे तरह तरह की वेबसाइट्स पे। प्रीवियस ईयर करिए, कहीं से भी करिए, क्वेश्चन से मतलब है आप कैसे भी जेमेंस लेवल के या एडवांस लेवल के कैसे भी क्वेश्चन करिए, ना बने तो हमसे पूछिए। तो एक नया चैप्टर अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट पूरा चैप्टर एसी का, बहुत आसान सा चैप्टर। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए बहुत आसान सा चैप्टर। बायो वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर जिनकी मैथमेटिक्स पहले से स्ट्रांग नहीं है। इस बात को मैं यकीन दिलाता हूं कि जो लोग 10th हमारे यहाँ पढ़े थे और जो लोग हमसे जुड़े हुए थे वो बायो लेकर भी मैथमेटिक्स में कमांड हैं उनका, जो मैं देख पा रहा हूँ। उस बहुत वो वाली बात नहीं है, आप कर लेंगे। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज आएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज आएगा। तो इंटीग्रेशन तो हमने अलग से 10-15 दिन लिया था 11th में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। फील करिएगा चैप्टर आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन भरा हो सकता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, इस बात को ध्यान में रखें। सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इस साल तो सर्किट का क्वेश्चन आया नहीं है, अभी जो बोर्ड हुआ वहां सर्किट नहीं आया। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस साल एक बार आरएलसी सीरीज सर्किट या कि आरएलआरसी में से कोई भी सर्किट आए, देखेंगे आगे। सबसे पहली चीज कि जो हमने करंट पढ़ा चौथे चैप्टर में, जब हम करंट पढ़ रहे थे, वहां पे हमने उस करंट के नेचर की बात नहीं किया। बात समझ रहे हैं? वह करंट एसी है या डीसी है, उस बात पे हमने गौर नहीं किया। और 4th चैप्टर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ना भी नहीं था कि करंट एसी है कि डीसी। एक कारण, क्योंकि उस चैप्टर में हमने केवल रजिस्टर पढ़ा, उस चैप्टर पे हमने केवल रजिस्टर पढ़ा। और रेजिस्टेंस इस बात का मोहताज नहीं है कि करंट एसी सप्लाई है कि डीसी। समझिए, हीटिंग इफेक्ट होगा चाहे एसी हो चाहे डीसी। समझ में आया? अभी सुनते चलिए। अगर मैं डीसी की बात करूं, मतलब डायरेक्ट करंट की बात करूं, बहुत सारे लोग जो डीसी करंट के डायरेक्ट करंट के बारे में सुने हैं, वो एक चीज सुने हैं कि कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये अगर यहाँ करंट और यहाँ टाइम की बात करें तो ऐसे ये लाइन जो जाती है वो डीसी को रिप्रेजेंट करती है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, डायरेक्ट करंट ही है वो। यकीन मानिए ऐसा सेफ डायरेक्ट करंट का इम्पॉसिबल है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इम्पॉसिबल है। यद्यपि एक कांस्टेंट करंट और फुल सेप पे आ पाना नामुमकिन है। यह बात और अच्छे से क्लियर होगी जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे और रेक्टिफायर की बात करेंगे। आप अब भी केवल एक बात मन में रखिए कि ऐसी कोई डिवाइस नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं जो कि डीसी करंट बनाए। अगर बनाने की बात करें तो जनरेशन एसी में ही होगा। समझिएगा, जनरेशन एसी में ही होगा। कौन बनाएगा? जनरेटर। और जनरेटर कभी भी डीसी करंट नहीं बनाएगा।
क्या बनाएगा? एसी। तो डीसी कैसे बनेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये आप खूब अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कन्वर्जन 100% इफिशियंसी के साथ हो नहीं सकता। इस तरह एक सीधी लाइन का सीधा तात्पर्य है कि 100% कन्वर्जन हुआ है, जो कि संभव नहीं। समझे? आज के बाद डायरेक्ट करंट का मतलब आप समझेंगे वन डायरेक्शन में करंट। आप समझते हैं डायरेक्शन दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शन करंट, वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट का मतलब वन डायरेक्शन। यकीन माने चैप्टर कोई भी शुरू करे, चाहे मैं शुरू करूं, चाहे और कोई टीचर शुरू करे, चाहे जेमेंस लेवल की जितनी भी क्लासेस हैं, आप चाहे कोटा की क्लासेस देखिए, चाहे किसी भी कोचिंग की क्लासेस देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होगी और होना भी चाहिए। एसी तो हम तब पढ़ेंगे जब डीसी जानेंगे ना, करंट का नेचर पहले जान लें। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? वन डायरेक्शन। अच्छा, ये है ओरिजिन। इस एक्स एक्सिस को हमने कहा टाइम के साथ कन्वर्जन, टाइम के साथ ये बदलेगा, और यहां पे हम वाई एक्सिस पे दे रहे हैं करंट। वन डायरेक्शन का मतलब है या कि इस एक्सिस के नीचे या कि इस एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्या है ये, क्या है ये? डीसी करंट है। वेव शेप इसका क्या है उस बात पे हम अभी नहीं जाएंगे भी नहीं, इंजीनियरिंग में कभी। लेकिन एक बात पक्की है कि ये है एक्स एक्सिस के ऊपर ही, टाइम एक्सिस के ऊपर ही। क्या यह यूनिडायरेक्शन है? हाँ है। और अगर यूनिडायरेक्शन है तो वह डायरेक्ट करंट है। यस है, ये डीसी है, ये डीसी है। हाँ देखिए, डीसी है। हाँ है, बिल्कुल डीसी है। क्यों? टाइम एक्सिस के ऊपर है। हमने क्या कहा? एक्सिस के या कि ऊपर रहे या कि नीचे रहे। शेप कुछ भी हो, बहुत शेप हो पे हम नहीं जाएंगे, खासकर 12th लेवल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। इंजीनियरिंग में खासकर गेट के सिलेबस में है ये चीज, फोरियर सीरीज वगैरह, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह, उस चीज पे हम अभी जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो आप ये पकड़ के रखिए, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम टाइम एक्सिस कह रहे हैं, अगर टाइम के साथ केवल एक डायरेक्शन पे है, या कि पॉजिटिव या कि नेगेटिव, तो वह डीसी है। और अगर दोनों डायरेक्शन पे है तो एसी है। बस ये डीसी है। क्यों? क्योंकि केवल ऊपर है। हाँ, एसी है कि डीसी है? सोचो। एसी नहीं, डीसी। क्यों? केवल नीचे, केवल नीचे। हमने क्या कहा? या कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो या कि नीचे हो। टाइम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज ना है, या कि केवल पॉजिटिव रहे या कि केवल नेगेटिव रहे, उसको हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो ठीक है। टाइम के साथ केवल यूनिडायरेक्शन में हो तो वो डीसी है। ठीक है। तो डीसी की क्या खास बात है?
यूनिडायरेक्शन, बस, और कोई खास बात नहीं। एसी क्या है? बाई डायरेक्शन, दो दिशाओं वाली करंट बाई डायरेक्शन को एसी, अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट। देखिए क्या है, यहां मैं आई कह रहा हूं, करंट कह रहा हूं, यहां टाइम कह रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे, ठीक है। क्या ये दोनों डायरेक्शन पे है? हाँ है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। अल्टरनेट का मतलब तो यही होता है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो ये दो डायरेक्शन, ये ऐसी है, आप सेव पे ना लीजिए, केवल साइनोसोडियल। आप सोचते हैं कि केवल ये वाला शेप एसी है, केवल ये वाला शेप एसी है। आप बस नहीं, 95% लोग रटे रहते हैं केवल ये वाला शेप एसी है, यहां आई, यहां टी, केवल ये एसी है, नहीं। यद्यपि आप ये कह सकते हैं कि एसी का बेस्ट शेप है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इस पे मिलती है, इसलिए जनरली इस पे कह देते हैं। क्यों मिलती है वो आपके मुद्दे की बात भी नहीं। हाँ, आप अपने सिलेबस में केवल ये पढ़ोगे, ये भी सही बात, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल ये वाला शेप एसी है। हमको मतलब क्या है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। समझ आई बात? तो जो दोनों डायरेक्शन में अल्टरनेट रहे उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर है, एसी और डीसी में फर्क क्लियर है। डीसी केवल यूनि डायरेक्शन और अल्टरनेट डायरेक्शन में जब डायरेक्शन चेंज हो तो कहते हैं अल्टरनेटिंग, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट के पास मैं इनको मिटा रहा हूं और मैं कुछ डिफिनेशंस पे कंसंट्रेट करूंगा जो कि आप पहले से जानते हैं। अब आज के बाद आप ये जानेंगे, आज के बाद आप ये जानेंगे कि जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है वो एसी वोल्टेज होता है। लिख लीजिएगा कहीं, क्या क्या लिखेंगे? पहले तो ये सब जो बना था उसको लिखेंगे, है ना, जो ये सब बना था उसको लिखेंगे। जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है वो हमेशा एसी बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा एसी बनाता है। यद्यपि डीसी जनरेटर भी सुनने में आप सुने होंगे, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। वो डीसी जनरेटर एक्चुअल में डीसी करंट पैदा नहीं करता, वो करता एसी में है, पर उस जनरेटर में एक डिवाइस लगा दी जाती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे कम्यूटेटर कहते हैं। बाद की बातें हैं, वो सब अभी है भी नहीं सिलेबस में, ठीक है। याद रखिएगा, जनरेटर में कम्यूटेटर नाम की एक डिवाइस लगा के एसी को डीसी में चेंज किया जाता है, ऐसा आप जाने रहिए, मान लीजिए जनरल नॉलेज के हिसाब से। मान लेते हैं कि जनरेटर जो वोल्टेज बनाया है, मान नहीं लेते हैं, होता ही जनरेटर हमेशा एसी वोल्टेज बनाएगा और उसका शेप ऐसे होता है, ठीक है। उसका शेप कैसे होता है? ये जो बना है, ठीक है, ठीक। ये 0 T/2 T, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक, यहां से ऐसे चला, ऐसे चला और यहां तक। क्या जो काम इस पॉइंट पे हो रहा था वही काम इस पॉइंट पे भी होगा? हाँ, होगा। कैसे? इस पॉइंट पे ये वेव उठना शुरू की थी, सेम वही काम इस पॉइंट पे भी हो रहा है। इस पॉइंट पर भी यह वेव उठना शुरू की है, ठीक।
आप फंक्शन पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स में। पीरियाडिक फंक्शन हमने एसएचएम में भी थोड़ा सा वेब में भी ये बातें डिस्कस किया था कि एक निश्चित टाइम के बाद अगर काम रिपीट होने लगे तो जिस टाइम के बाद वह काम रिपीट हुआ है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अगर मैं साइन ग्राफ की बात करूं तो यहां 0, यहां पाई और यहां 2 पाई, ठीक है। साइन के लिए साइन का ग्राफ अगर मैं आपको दोबारा यहां पे बना के बताऊं, ये वाला ग्राफ 0 पाई 2 पाई याद है, 2 पाई के बाद ये अपना काम रिपीट किया, इसलिए हम कहते हैं कि साइन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है 2 पाई। हम बहुत उस चीज पे नहीं जा रहे हैं, तो केवल ये जा रहे हैं कि कोई भी नॉर्मली ग्राफ जहां से रिपीट होना शुरू कर दिया वहां से उसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से यहां तक में ये 1 साइकिल है, ये 1 साइकिल है। एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उसे क्या टाइम पीरियड कहेंगे? हाँ कहेंगे। 1 सेकेंड में जितना साइकिल किया क्या उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे? हाँ कहेंगे। इसकी मैं फ्रीक्वेंसी को एफ कह रहा हूं। मैं दोबारा इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, सब लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। समय ना बर्बाद करते हुए ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्राफ सबका वही है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ग्राफ वोल्टेज का था। क्या मान लेते हैं? ये ग्राफ वोल्टेज का था और ये एक्सिस ओमेगा टी की थी, ये एक्सिस ओमेगा टी की थी। किसकी थी? ओमेगा टी की थी, ठीक है। तो जो v का इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा, आज के बाद जनरेटर जो वोल्टेज उत्पन्न करता है वो यही करता है, ठीक है। जनरेटर जो वोल्टेज उत्पन्न करता है वो यही करता है। अगर केवल रेजिस्टेंस सर्किट पे मौजूद हो तो V नॉट आर को हम I नॉट लिख सकते हैं। तो अगर यहां से करंट गई तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। आप याद करें इस चीज को, आगे समय के साथ ये चीजें क्लियर भी होंगी, ठीक है। अल्टरनेटिंग में वोल्टेज की इक्वेशन ये होगी, करंट की इक्वेशन जनरली 95% में ऐसे होगा। क्या चीज अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं? फेज। जरूरी नहीं है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो, फेज का अलग से लेक्चर आएगा, खूब बातें होंगी। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए आप याद कर लीजिए कि V और I की इक्वेशन यही आपको रखना है, ठीक है। क्लियर है बात? जनरेटर द्वारा पैदा किया गया वोल्टेज ये, और अगर केवल रेजिस्टेंस मौजूद है तो V नॉट अपॉन R रखेंगे तो उसको I नॉट लिखेंगे, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बात? जनरेटर सदैव एसी वोल्टेज सोर्स को हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। एसी वोल्टेज सोर्स को कैसे डिनोट करेंगे? इस तरह से, याद रखिएगा, ठीक है। जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न वोल्टेज है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक है। धोखे से भी ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन बार बार पॉजिटिव बदलती रहती है, हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? नहीं, बिल्कुल ठीक। और डीसी तो आप जानते हैं, डीसी को हम ऐसे डिनोट करते आए हैं हमेशा बैटरी से, है ना। तो एसी को ऐसे डिनोट करें। इतनी बात क्लियर है? एसी डीसी क्या है, कैसे क्या, वोल्टेज की इक्वेशन क्या, करंट की इक्वेशन क्या, ठीक है। जनरेटर ये वाला वोल्टेज पर। अब एक चीज बिठाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, ओमेगा टी, ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं। भी ये, चलो आई इसको, आपको ये बात यकीन है कि ये इक्वेशन जो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी का हो? हाँ होगा। ये बात भी आप जानते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है,
दिख ही रहा है, यहां से ये मैक्सिमम, नीचे की तरफ ये मैक्सिमम, यही है आई नॉट। ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखिएगा कि आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अगर वोल्टेज या करंट, जो कि मैं यहां करंट को लेकर बात कर रहा हूं, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ बदल रहा है, बिल्कुल हाँ बदल रहा है, तो फिर हम कैसे कह देते हैं 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? बात समझ रहे हैं हम कैसे? मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैंने कहा कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यह बात तो आप मानते हैं ना कि घरों की जो सप्लाई है वो एसी ही होती है? हाँ होती है, पक्का ना? अगर एसी ही सप्लाई होती है और हम कह रहे हैं कि वोल्टेज इस तरह V = V0 sin ओमेगा t के हिसाब से वोल्टेज बदलता है ना? टाइम के हिसाब से वोल्टेज बदलता है, टाइम के साथ वोल्टेज चेंज होता रहता है, 0 से लेके 2 पाई के बीच तक वोल्टेज चेंज होता रहता है। कैसे कह देते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई? नहीं कह सकते ना। चलिए बात क्लियर हो गई थोड़ा देर। अगर कोई चीज वेरी करती है तो उन सब का देखने का सबसे अच्छा तरीका एवरेज। बस समझ रहे हैं? कौन सी वैल्यू? एवरेज। अगर आप एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, यहां से लेके यहां, एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज या करंट की एवरेज वैल्यू 0। कैसे? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। एवरेज का मतलब क्या? टोटल सम अपॉन टोटल टाइम, यही ना? तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव सम किया 0 हो गया। बहुत सोचने वाली बात नहीं। एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि आप सिद्ध कीजिए कि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। हेडिंग लीजिएगा, या कि हेडिंग ना लीजिएगा, नॉर्मली लिखिएगा, एक स्टार पॉइंट बना के लिखते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इन one complete cycle is always 0, हमेशा 0। अच्छा, जरूरी भी नहीं कि आप यहां से देखना शुरू करें। हमारा मन, हम यहां से देखना शुरू करें तो इसका एक साइकिल कहां होगा? यहां पर। क्यों? एक साइकिल कहां पूरा हुआ वो वहां से पता चलता है कि एक पॉइंट को हमने लिया, वहां पे जो काम होने जा रहा था वही काम वहां पे भी होना चाहिए। अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया तो हमारा ये धर्म था कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। क्या यहाँ पे ये करंट नीचे की तरफ आ रही थी? हाँ। तो दोबारा ये करंट कहां नीचे आना शुरू होगी? वहां से कंप्लीट होगा इस लाइन पे यहां, तो यहां से लेके यहां तक 1 साइकिल। देख लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों जगह 0। तो एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में कितना होगा? 0। बात क्लियर? हाँ, अगर आधा किया साइकिल, जैसे पूछ लिया 1.5 साइकिल, तो यहां 1 साइकिल, आधा साइकिल, 1 साइकिल, 1.5 साइकिल, तो ये तो 0। जो ये वाला वैल्यू बचा है उसका बस अपने को काम करना है। देख लीजिए, ठीक है?
ये बात क्लियर है? चलिए इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। एक बात आप चाहे याद ही कर लीजिए फार्मूले के हिसाब से, आई क्या इस हिसाब से है, बात समझ रहे हैं? क्या करंट टाइम का फंक्शन है? हाँ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं जनरली आपको बताता हूं, इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, अगर x कोई वैल्यू है, अगर x कोई वैल्यू है, ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फार्मूले रटने पे ना जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t, देन एवरेज वैल्यू ऑफ x इन, कुछ दूसरा टाइम ले लूं, x इन t नॉट टाइम, t नॉट टाइम, क्योंकि फंक्शन आप t ले लिए हैं ना, इसलिए हमने कुछ दूसरा टाइम, आप कंफ्यूज हो जाएगा t में, ये दूसरा भाग, t नॉट टाइम। अगर x समय का फलन है तो इस x का औसत मान t नॉट समय में कितना होगा? तो देख लीजिएगा, x एवरेज इक्वल टू x एवरेज, आप अगर x को ऐसे लिख दें, ये भी एवरेज ही कहा जाता है, ठीक है। मैं बताया हूं 4 तरह का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर ये ऐसे ऐसे लिख देना तो वो एवरेज ही, ठीक है। x एवरेज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे x को टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है, और लिमिट लेंगे 0 से लेके t नॉट टाइम। अच्छा, अगर t1 से लेके t2 तक के बीच का खेल वो पूछता तो हम t1 से t2 तक की लिमिट लगाते, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। अपान इंटीग्रेशन dt, एक बार फिर से 0 से लेके t नॉट तक, एक बार फिर से 0 से लेके t नॉट तक की लिमिट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। इसी का हेल्प लेके मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का पूरे 1 साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है, दिखा दूं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? हाँ याद रहेगा सर, ठीक है सर, चलते हैं। मान लेते हैं कि जो आई है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि जो आई है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो आई एवरेज निकलेगा, क्योंकि आई टी का फंक्शन है, इसलिए अपना धर्म है कि इसको हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और टाइम का लगाएं 0 से लेके कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड की लिमिट देंगे। ये बात क्लियर है? अपान 0 से लेके पूरा टाइम पीरियड और dt का इंटीग्रेट करें। बोलो कोई दिक्कत? अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर x समय का फलन है या फिर x इज अ फंक्शन ऑफ t, देन एवरेज वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल x dt 0 से लेके t नॉट समय के लिए, ठीक है, अपान टोटल टाइम। ये टोटल टाइम ही तो है, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 से लेके t नॉट तक। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब लोग को बनना चाहिए, 3-4 बार आप करेंगे इसको करने के बाद। t नॉट नहीं, केवल t ना, ठीक है, ठीक है। आई नॉट बाहर आएगा, इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा नीचे आएगा। जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं वो जानते हैं, वेरिएबल को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब नीचे आता है इंटीग्रेशन में। और डिफरेंशिएशन में
मल्टीप्लाई में चला जाता है वेरिएबल को छोड़कर जो कुछ भी है, ठीक है। इस पे देंगे लिमिट 0 से लेके t तक और नीचे dt का इंटीग्रेशन t और इसकी भी लिमिट जाएगी 0 से लेके t तक। बोलो ठीक है। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट का खेल है, रखते हैं। I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी के स्थान पे कैपिटल टी, एक बार जीरो, वही तो रखना ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपान ओमेगा माइनस, अब एक बार लोअर लिमिट टी के स्थान पे जीरो, तो ये माइनस इस माइनस को मिला के ये हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा जीरो, तो ये पूरा पूरा कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो, ठीक है, अपान ओमेगा, कोई बात ही नहीं इसको, अपान जीरो से लेके टी तक, तो ये पूरा टी ही बचेगा, और ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक तो है। थोड़ा और नीचे, थोड़ा नीचे, आई नॉट, चलिए आपने एक बात सुना है ना, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा और इस t के स्थान पे 2 पाई बाय ओमेगा, बोलो इतने में कोई दिक्कत, और ये पूरे के बटे एक ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 अपान ओमेगा, कोई दिक्कत, और इन सबके अपान एक 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस ब्रैकेट में बड़े ध्यान से लिमिट रखिएगा। चलिए इधर इस ओमेगा से इस ओमेगा कट गया, ये ना बोले कि हम आई एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, आई नॉट लिखा ही रहने देते हैं। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, माइनस कॉस 2 पाई प्लस 1 अपान सब के ओमेगा, अपान ओमेगा, ये वाला ओमेगा, और इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, और ये वाला, ठीक है, ये कटा, कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, नहीं पता ना, पता कर लीजिए, कॉस n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, आई एवरेज, आई नॉट कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये माइनस पहले से था, -1 प्लस 1 अपान ये 2 पाई, -1 प्लस 1 0, आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0 अपान 2 पाई, तो जो आई एवरेज आएगा वो आएगा 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज कितना आया, 0। ग्राफ में यहां से यहां तक जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, सब मिलके कितना, 0, ठीक है। अगर सिमिलरली वी एवरेज भी कितना, 0, सिमिलरली वी एवरेज भी कितना आएगा, 0। अगर पेपर में ये पूछ दिया प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, तो आप जहां जहां आई नॉट लिखे हैं
वहां भी नॉट लिख के उसको डिराइव कर लेंगे। ठीक है, यहां शुरुआत करेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट टी, ऐसे ही शुरू करेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट टी द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इतना, और फिर शुरू कर देंगे फार्मूला लगा के। वहां क्या शुरू करेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इतना, और शुरू कर देंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। रिजल्ट आपको याद है भी, ग्राफ से समझ में भी आ रहा है, लेकिन क्या करोगे बेटा, प्रूफ तो करना ही होगा। कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना कि एवरेज निकाला कैसे जाता है, टोटल इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उस टाइम इंटरवल में उसका इंटीग्रेशन अपॉन टोटल। ठीक है भाई, ये टोटल टाइम ही तो है। ठीक है, मिटाओ। एक क्वेश्चन नॉर्मली अगर मैं पूछूं आपसे, लिखिए एट एनी इंस्टेंट टी अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय इक्वेशन I equal to 4t cube minus 3t square plus 2t. Find average value of this current in 2 to 6 सेकेंड टाइम इंटरवल। ज्यादा होगा 1 to 3 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड टाइम इंटरवल। एक बढ़िया बेसिक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन। आप रट के नहीं निकाल सकते इसका आंसर, आप एवरेज वैल्यू आप करंट निकाल लीजिए, नहीं निकाल सकते रट के। ठीक है, देखिए आप अगर क्या रखेंगे, जिसके मन में डायरेक्ट आता है कि एक रखें कि 3 रखें, रख के देख लो नहीं आए। नॉर्मली जिनको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, पेपर में आया तो क्या करेंगे, एक बार टाइम के सामने एक रखेंगे, कुछ और आएगा, एक रखने पे कितना आएगा 4 - 3, 1 + 2 3 आएगा, 3 ऑप्शन में मिलेगा, आप लगा दोगे। 3 रखोगे क्या आएगा, कुछ और आएगा, 3 का 9 27 जो भी आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो भी लगा दोगे। एक और ऑप्शन मिलेगा, 3 वाले -3 वाले को रखने पे जो आया वो, और 1 वाले को रखने उतने माइनस वो भी आएगा, वो भी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, कॉन्सेप्ट, अगर आई टी का फंक्शन है तो जो आई एवरेज होगा वो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 से लेके 3 सेकेंड के बीच का करेंगे, अपान पूरे टाइम का dt का 1 से लेके 3 सेकेंड के बीच। खत्म है क्वेश्चन। क्या बचा इस क्वेश्चन में, आई की वैल्यू रख देंगे 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 3 तक, अपान dt का इंटीग्रेशन t, और इसको अभी चलो लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं अभी, dt 1 से लेके 3 तक। चलिए आगे आते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4t क्यूब का इंटीग्रेशन t4/4 माइनस टी स्क्वायर का t क्यूब अपान 3, ये t²/2, 1 से लेके 3 तक, अपान dt का इंटीग्रेशन t 1 से लेके 3 तक। ठीक, आई एवरेज तो 4 ये कट जाएगा, 3 ये कट गया, 2 ये कट गया। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके चलते हैं। एक बार अपर लिमिट 3 का 4 बार, 3 का 9 81 माइनस 3 का 9 27,
प्लस 3 त्रिका 9, एक ये आ गया और माइनस लोअर लिमिट में सब जगह एक, तो 1 - 1 + 1, 1 - 1 + 1, एक ये आ गया, अपर नीचे 3 - 1। बोलो क्लियर है? अगर आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाना चाहिए। ठीक है, 81 9 चला गया 90, 90 में 30 गया 60, 60 में 3 और जोड़ दो 63, 63 माइनस 1/2, 62/2 दैट इज 31 एम्पियर। ये एवरेज करंट है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भी तो चेक कर लीजिएगा। मेथड समझ में आया? ठीक है ना? ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ऐसे करना है एवरेज के लिए। बात क्लियर है? ठीक है, हमने क्या सिखाया? हाफ साइकिल। हमने क्या सिखाया? हाफ साइकिल में कैसे एवरेज निकालते हैं, एक कंप्लीट साइकिल में कैसे एवरेज निकाल के जीरो प्रूफ करते हैं वो आप सीख चुके हैं। और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी टाइम इंटरवल का, आप साइकिल हो कि हाफ साइकिल हो कि हाफ थर्ड हो 1/3 हो, क्या हो वो मुद्दा नहीं है। किसी भी टाइम इंटरवल में कैसे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो आप देख पाएंगे। ठीक है, एक चीज और मैं दिखा देता हूं आपको। कि सिमिलरली यहां भी जैसे हमने कहा कि पूरे कंप्लीट साइकिल में आप सिद्ध करके दिखाइए कि कितना होता है, आप कहते हैं 0 होता है। क्या ये मन में ख्याल नहीं आता कि हाफ टाइम पीरियड में कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा ना? चलिए देखते हैं क्या है। आप सोच के देखिए, ये ठीक है, यहां आई है, यहां ओमेगा टी है, कोई संदेह नहीं इस बात पे। अगर वन कंप्लीट साइकिल की बात हमने किया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके 0। कभी आप ये बात सोच के देखिए, जैसे हमने कहा भी था कि आप 1.5 साइकिल में बताइए, तो 1.5 साइकिल का मतलब क्या हुआ? 1.5 साइकिल का मतलब क्या हुआ? 1.5, तो 1 में 0 हुआ तो बचा क्या? हाफ। मतलब ये भी अपनी जिम्मेदारी है और जरूरत भी है कि हमको हाफ साइकिल में क्या एवरेज आएगा वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 3.5 साइकिल में बताइए एवरेज क्या हुआ? तो 3 और आधा, तो 1 कंप्लीट में 0 तो 3 कंप्लीट में भी 0, तो कितने बचा? केवल आधा ना, इसलिए आधे साइकिल का भी हमको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं कितना होता है। हमने 2i0/π और 2v0/π का रिजल्ट आना चाहिए। एक बार फिर से वही काम, i = I0 sin ओमेगा टी को लेके आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज आप निकालने जाओगे तो इंटीग्रेट करोगे I0 sin ओमेगा टी को dt के रिस्पेक्ट में 0 से लेके t/2 की लिमिट लगाओगे, अपन एक बार फिर से वही 0 से लेके t/2 की लिमिट लगाओगे और dt को। ठीक है, आई एवरेज I0 बाहर करोगे, sin ओमेगा टी को माइनस cos ओमेगा टी लिखोगे और लिमिट लगाओगे 0 से लेके t/2 तक, अपन dt का t करोगे और लिमिट लगाओगे 0 से लेके t/2। वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। मैं यहां हेडिंग ले लेता हूं, इन हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल का ये डेरिवेशन है। आई एवरेज I0 तो बाहर आ गया था, चलो लिमिट रखते हैं -cos ओमेगा t/2। अच्छा, इंटीग्रेशन में ओमेगा छूट रहा है अभी, तो ठीक है, ये लो ओमेगा। ठीक है, sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी माइनस में अपन ओमेगा तो आएगा ना वहां भी। ठीक है, अपन ये पूरा ओमेगा। ठीक, माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस ये 1/ओमेगा, ये वही रहेगा। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट में 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू बनी आएगी, तो 1/ओमेगा डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, अपान ये कितना था?
टी बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो केवल टी बाई टू आएगा, है ना। आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट, ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉस ओमेगा, टी के स्थान पर हम रख रहे हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा ही होगा, ठीक है। 2 पाई बाई ओमेगा देखे ना टी के स्थान पे, 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। प्लस 1 अपान ओमेगा अपान ये 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 2 अलग से, ये वाला 2 अलग से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा, ओमेगा कटा, हाँ अच्छा एक और ओमेगा है, इस टी के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा और 2 और एक और ओमेगा है, इसके नीचे भी एक और ओमेगा है, और तब जाके ये, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा, ये वाला ओमेगा, इस टी के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा, ये अपान 2, तो ये हाँ अपान 2, ये वाला अपान, ये वाला अपान, ये ओमेगा, हाँ प्लस 1, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये 2 ओमेगा ही है, ठीक। ये से 2 से 2 आप चाहो तो फिर से काटो, तो क्या बचा, थोड़ा अच्छे से, माइनस कॉस 2 पाई प्लस ठीक है, ठीक है ये, अच्छा 2 पाई का है, 2 से 2 भी कटा तो केवल पाई बचा, ठीक। 2 से 2 भी कटा तो केवल क्या बचा, पाई, अपान यहां क्या बचा, पाई बाई ओमेगा। बात क्लियर है। हाँ अपने से थोड़ा सॉल्व करिएगा। आई एवरेज, आई नॉट, ये कितना बचा, माइनस कॉस पाई प्लस 1 अपान ओमेगा अपान पाई अपान ओमेगा, बोलो ठीक है। ओमेगा ओमेगा कटा, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 पाई, सॉरी 2i नॉट अपान 2i नॉट अपान, क्यों, कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस ये प्लस हो गया 1 प्लस 1 2, 2i नॉट, और नीचे ये पाई बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। सिमिलरली वोल्टेज आप लिख सकते हैं, सिमिलरली V एवरेज इक्वल टू 2V नॉट अपान पाई। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आप करें 2i नॉट अपान पाई, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज 2V नॉट अपान पाई, फुल साइकिल में 0, किसी पर्टिकुलर टाइम में आप निकालना चाहते हैं। क्लियर है बात, एवरेज वैल्यू की बात क्लियर है। क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे नॉर्मली मैं एक क्वेश्चन एक ग्राफ बना दूं और नॉर्मली पूछ लूं कि 3 साढ़े 3 साइकिल में बताओ क्या कैसे होगा, कर लोगे ना, ठीक है। एवरेज वैल्यू की बात यहां पे समाप्त होती है। डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही। एक और गजब की बात जो रूट मीन स्क्वायर से क्लियर होगी, वही बात कि कैसे हम कह देते हैं कि ये वोल्टेज क्यों 220, ये क्या है, जब वोल्टेज बदलता है तो 220 वोल्ट क्या, वो आरएमएस वोल्टेज है। हीटिंग इफेक्ट पूरी तरह से आरएमएस वैल्यू पे जिम्मेदार होती है, रूट मीन स्क्वायर पे जिम्मेदार होती है। एक अच्छा सा टॉपिक रूट मीन स्क्वायर का कल लेके आएंगे, 2 से 3 बार जरूर पढ़िए इस पूरे लेक्चर्स को और सारे डेरिवेशंस देखिए, आराम से शुरू करिए चैप्टर, देखते रहिए। जब तक 2 से 3 बार ये डेरिवेशंस नहीं लगाओगे वो नहीं बनेंगे।
देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्या है, और पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। इसलिए जिन लोगों का इंटीग्रेशन कमजोर है वो इंटीग्रेशन पे भी ध्यान दें, जिनका ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है उसका उस चीज पे भी ध्यान दें। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के साथ रेडी रहें, इस पूरे चैप्टर में यूज होता रहेगा। फेज का कॉन्सेप्ट आएगा, मजेदार कॉन्सेप्ट होगा। चैप्टर बहुत मजेदार है। ट्रांसफार्मर भी इसी चैप्टर में देखना है, जनरेटर भी इसी चैप्टर में देखना है। एक बहुत अच्छा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी को फील करने वाला चैप्टर। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे आरएमएस वैल्यू के साथ। तब तक के लिए आराम से देखिए। ऑल द बेस्ट।